हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के बारे में, संविधान की विशेषताओं के बारे में। एक बार फिर से हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। भारतीय संविधान क्या है या संविधान क्या होता है। संविधान एक ऐसी राज व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करता है जिसमें उस देश की जनता निवास करती है, या फिर संविधान किसी भी संस्था को प्रचलित करने का एक दस्तावेज मात्र होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान विशेषताओं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। भारतीय संविधान जो है वो एक लिखित और निर्मित संविधान है। भारत संविधान की एक प्रस्तावना है। और इसी के आगे जो है हम नेक्स्ट विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में जो है संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली। अब देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली जो है, शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है संसदात्मक और एक होती है अध्यक्षात्मक। भारत में जो है संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और अमेरिका में जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। सरकार के तीन अंग होते हैं, एक होता है व्यवस्थापिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या काम करती है? व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है। क्या करती है? कानूनों का निर्माण। और कार्यपालिका जो है इन बने हुए कानूनों को कार्य रूप में परिणित करती है। कार्य रूप में परिणित करना यानी व्यवहार में उन कानूनों को लागू करना। बने हुए कानूनों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका। वही न्यायपालिका का यह काम होता है कि वो ये देखेगी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका क्या अपने बनाई हुई विधि के अकॉर्डिंग काम कर रही है। व्यवस्थापिका क्या कानून बनाते समय संविधान के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, और कार्यपालिका उन कानूनों का निर्माण करते समय, उन कानूनों को लागू करते समय, उन कानूनों को व्यवहारिक रूप देते समय, कार्य रूप में परिणित करते समय क्या कार्यपालिका जो है उन नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही। ऐसी इन दोनों चीजों का ध्यान रखने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका इन दोनों में संतुलन बनाए रखने का काम भी करता है। न्यायपालिका संसद द्वारा बनाई गई विधि की फिर से जांच कर सकता है, और अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे या विधि के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो है उनके खिलाफ जो है उस विधि को जो है वो अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है। इसके पश्चात अब देखिए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर के संतुलन बना करके काम करती है, न्यायपालिका भी। अब संसदात्मक शासन व्यवस्था की मेन विशेषता क्या है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका जो है, कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका में से ही बनती है। कार्यपालिका में मंत्रिमंडल का निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही होता है। मेन मंत्री को उप मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, पदेन मंत्री घोषित कर दिए जाते हैं और एक कार्य मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। और उस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। और कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम सामुदायिक उत्तरदायित्व या सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। यानी अगर कार्यपालिका के मंत्रिमंडल के खिलाफ किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। साथ ही अगर व्यवस्थापिका जो है कानूनों का निर्माण नहीं कर, इस प्रकार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है दोनों संतुलन बना करके एक दूसरे के सहयोग से काम करती है। वही अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? देखो, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों पूर्ण रूप से स्वतंत्र रह करके काम करती है। यहाँ पर जो है राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का होता है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक संप्रभु कौन होता है? राज्य का अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष। यही वास्तविक शक्तियों का कार्यभार जो संभालता है प्रधानमंत्री,
और नाम मात्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो है सर्वे सर्वा जो होता है वो राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर पूर्ण रूप से अपना अपना काम करती है। किसी को भी एक दूसरे में दखल अंदाज नहीं किया जा सकता। जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में ये तीनों एक दूसरे के सहयोग से, कार्यपालिका व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे के सहयोग से काम करती है। अब देखिए नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। मौलिक अधिकार व कर्तव्य। देखिए मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है वो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। फिर 14 से समानता का अधिकार, मूल रूप से जो है हमें 7 मौलिक अधिकार संविधान में प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। अब वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है हमारे? 6 मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। और मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सीधे न्यायालय की शरण ली जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन पर अपील दायर की जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय को इसके लिए स्पेशल अधिकार दिए गए कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वो क्या क्या कदम उठा सकती है। इसका हम आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? हमारी अमेरिका से। और वही मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है? सोवियत रूस से। कहाँ से ली गई है? सोवियत रूस से। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्यों की मूल ढांचे में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया। उस समय कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य मूल रूप से उस टाइम 10 प्रदान किए गए थे। बाद में 1 अप्रैल 2010 जब शिक्षा नीति नहीं लागू की गई 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, तब इसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था, जो था कि हर माता पिता कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार मौलिक रूप से वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य। और साथ ही मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को बाद में ऐड किया गया था किसकी सिफारिश के आधार पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान की एक अनन्य विशेषता है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। अब देखिए नेक्स्ट जो विशेषता आती है भारतीय संविधान की, वो है स्वतंत्र या निष्पक्ष न्यायपालिका। क्या है? स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की अवधारणा भी अमेरिका से ली गई है। अमेरिका से ये जो इसके लिए एक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान की एक अनन्य विशेषता है कि न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है और निष्पक्ष बनाया गया है। अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो ऐसे समय में न्यायपालिका उनके कार्यों की जांच कर सकती है और उन्हें कानून पालन के लिए, विधि के अनुसार कानून बनाने के लिए जो है वो उन्हें जो सचेत कर सकती है। इसके अलावा अगर संसद की कोई विधि भी गलत होती है तो वो उसकी अनुशंसा कर उसकी जांच भी न्यायपालिका कर सकती है। न्यायपालिका जो है भारत में, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की संरचना को एक पिरामिड की तरह बनाया गया है। कैसे बनाया गया? एक पिरामिड की संरचना के आधार पर बनाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायपालिका,
सर्वोच्च न्यायपालिका, इसके बाद में आती है सर्वोच्च न्यायालय, फिर आता है उच्च न्यायालय, और इसके पश्चात आता है अधीनस्थ और जिला स्तरीय न्यायालय। अब देखिए इसमें क्या है, कार्य जो है ऊपर से नीचे की ओर होता है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है। जब अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील दायर कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उच्च न्यायालय का कोई मामला ऐसा है जो उसे सर्वोच्च न्यायालय में देखना चाहिए, तो वो अपने पास उस वाद को मंगा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ उच्च न्यायालय काम करता है, और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो है अधीनस्थ और जिला न्यायालय काम करते हैं। कानूनी और फौजदारी संबंधी जो छोटे मामले होते हैं वो अधीनस्थ और जिला स्तरीय न्यायालयों में दायर किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर हार जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर हमें न्याय की स्थिति प्राप्त नहीं होती है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है उच्च न्यायालय का सहारा लेते हैं। इसमें अपील दायर की जा सकती है। और इसके पश्चात अंतिम रूप से सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। और सर्वोच्च न्यायालय को पूर्णतः अधिकार दिए गए हैं। अगर अधिकारों की हमारी अवहेलना हो रही है तो इसे जो है अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, निषेध, उत्प्रेषण, ऐसे जो है रिट जारी करने के 5 रिट, वो मूल रूप से हम जो है आगे पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायपालिका हमारा एक टॉपिक और आएगा, उसमें हम डीपली पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो है 5 रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है अधिकारों के हनन होने की स्थिति में। अब देखिए नेक्स्ट जो विशेषता आती है, इस प्रकार भारतीय संविधान में जो है वो न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाया गया है, उसे संपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है। अब नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है नीति निर्देशक तत्व। क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व जो है वो ऐसे उपबंध है। क्या है? एक ऐसे उपबंध है जो सरकार को भविष्य में बनने वाली सरकारों के लिए एक पथ प्रदर्शन का काम करते हैं। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की पालना करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। हालांकि इसके लिए कोई न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता है, लेकिन लेकिन फिर भी सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार जब भी कोई नियमों को बनाए तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख करके बनाए। इन तत्वों की पालना करते हुए कोई भी नया कानून बनाए, कोई विधि बनाए, कोई नया कुछ चालू करे, तो ऐसे समय में वो नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान में रखकर काम करता है। क्या है? वयस्क मताधिकार। देखिए जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल रूप से उस समय मताधिकार की आयु निर्धारित की गई थी 21 वर्ष। कितनी निर्धारित की गई थी? 21 वर्ष। लेकिन 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है आयु की सीमा को घटा दिया गया और कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। अब देखिए 18 वर्ष का व्यक्ति वयस्क माना जाता है और 18 वर्ष के व्यक्ति को मताधिकार में भाग लेने, मत देने, चुनाव में खड़े होने, चुनाव में निर्वाचित होने, चुनाव में अपनी संपूर्ण भागीदारी निभाने का पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। तो नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है। पंथ निरपेक्षता से क्या मतलब होगा? पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म न होना। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देगा, सभी व्यक्तियों को अपना अपना धर्म मानने का पूर्णतः अधिकार होगा। राज्य किसी भी व्यक्ति के आंतरिक मामलों में, धर्म संबंधी मामलों में किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए पंथ निरपेक्षता शब्द को जो है प्रस्तावना में भी जोड़ा गया है।
पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? एक होता है धर्म निरपेक्षता और एक होता है पंथ निरपेक्षता। हालांकि दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो पंथ निरपेक्षता लिखना है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना के शब्द को जोड़ा गया है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, और राज्य किसी भी धर्म को महत्वपूर्ण रूप से कोई प्रश्रय नहीं देगा, कोई आश्रय नहीं देगा, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान जो है राज्य का अपना कोई धर्म ना समान व्यवहार करेगा। राज्य जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, और राज्य जो है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। किसी भी राज्य की किसी भी संस्थाओं में जो है किसी भी धर्म संबंधी कोई शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि व्यक्ति सभी धर्मों को, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। उसके धर्म में, उसके आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का राज्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप या भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात भारतीय संविधान की विशेषता ही पंथ निरपेक्ष राज्य, यानी भारत किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देता।